मॉर्निंग। आज हम पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ द अर्थ की विभिन्न थ्योरीज को एक बार पुनः विस्तार से। तो हम बात करते हैं कि अर्थ का निर्माण या विभिन्न जो प्लैनेट्स हैं उन प्लैनेट्स का निर्माण कैसे हुआ, ये जानना काफी आश्चर्यजनक प्रश्न है। इस आश्चर्यजनक प्रश्न का जवाब देने के लिए कई थ्योरीज आई, क्योंकि पृथ्वी जो बनी है वो कैसे बनी है ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमारा जन्म पृथ्वी के निर्माण के बाद हुआ। तो अर्थ के निर्माण से संबंधित जो थ्योरीज है, उन हम थ्योरीज की बात करें तो सबसे जो पहली जो थ्योरीज है वह थ्योरीज या अर्लियर हम थ्योरीज की बात करें तो वह है जियोसेंट्रिक थ्योरीज। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जियोसेंट्रिक थ्योरीज या हेलियोसेंट्रिक थ्योरीज क्या होती है। जियोसेंट्रिक थ्योरीज ये कहती है कि पृथ्वी जो है विभिन्न ग्रहों के बीच में है और बाकी सभी जो ग्रह है उसके बीच में या उसके चारों तरफ चक्कर निकालते हैं। उसी प्रकार से दूसरी जो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी है वो बताती है कि बीच में यानी जो सेंटर में जो प्लैनेट या जो स्टार है वो है सन, और सन के अराउंड सारे जितने भी जो अदर प्लैनेट्स हैं वो मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम जियोसेंट्रिक थ्योरीज की बात करें तो दिस थ्योरी इज फाइनल फ्रॉम वाज गिवेन प्लॉटमी अलेक्जेंड्रिया ग्रीस, ये नाम है इनका। इन्होंने इस थ्योरीज को दिया और कहा कि द अर्थ इज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, जो हमारी पृथ्वी है वह ब्रह्मांड के बीचों बीच है, बाकी के सभी ग्रह उसके अराउंड चक्कर निकालते हैं। इसी थ्योरी में इन्होंने बताया सन, द स्टार एंड ऑल अदर हेवनली बॉडीज रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, यानी दूसरे जितने भी जो ग्रह हैं वह इसके यानी जो तारे और जो सूर्य है या दूसरी जो भी ब्रह्मांड की विभिन्न जो ग्रह है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटते हैं। फिर कहा है दिस थ्योरी वाज फर्स्ट प्रोपोनेंट बाय निकोलस कॉपरनिकस ऑफ पोलैंड। तो निकोलस कॉपरनिकस है, उन्होंने इस थ्योरी को आगे बढ़ाया और अपनी जो बुक है द रिवोल्यूशन ऑर्बिनम कॉलेस्टियम, ये पुस्तक का नाम, और इसमें इस थ्योरीज को आगे बढ़ाया। इसी प्रकार से इन अर्लियर थ्योरीज की बात करें तो दूसरी जो थ्योरी है वो है हेलियोसेंट्रिक। हेलियोसेंट्रिक थ्योरीज की बात करें तो इसमें कहा गया कि सन इज एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, कि जो सूरज है वह विभिन्न ब्रह्मांड के एकदम बीचों बीच है, और सारे के सारे जो अदर जो ग्रह है यानी सन जो है वो यहाँ पर बीचों बीच है। दूसरे जितने भी जो प्लैनेट्स है वो इसके चारों तरफ परिक्रमण कर रहे हैं, रिवोल्यूशन कर रहे हैं, वो इस थ्योरी के अंतर्गत बताया गया है। अर्थ एंड अदर प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, दूसरे जितने भी जो ग्रह है या विभिन्न जो प्लैनेट है वह इसके चारों ओर चक्कर काटते हैं। तो इस प्रकार की जो थ्योरीज है वो कहलाती है हेलियोसेंट्रिक। तो इस प्रकार से दो प्रकार की थ्योरीज के बारे में यहाँ पर बताया गया है। एक तो हो गया आपका जियोसेंट्रिक और दूसरी हो गई हेलियोसेंट्रिक। उसके बाद जो आधुनिक या मॉडर्न जो थ्योरीज आई, तो मॉडर्न थ्योरीज में सबसे पहला जो विचार दिया वो बफन ने दिया। 1749 में बफन ने अपनी हाइपोथेसिस, अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की और कहा कि अर्थ originate as the result of collision between the sun and comet, यानी पृथ्वी का निर्माण या विभिन्न ग्रहों का जो निर्माण है वो सूरज तथा दूसरे जो तारे हैं
अर्थात इस थ्योरी के अंदर कहा गया कि विभिन्न जो प्लैनेट है वो बने हैं धूमकेतु तथा सूरज के बीच में, सन तथा कॉमेट के बीच में जो टक्कर होती है, उस टक्कर के प्रतिफल के रूप में किसका निर्माण होता है? विभिन्न ग्रहों का निर्माण होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो हाइपोथेसिस है वो है गैसियस मास थ्योरी या गैसियस हाइपोथेसिस बाय इमानुअल कांट। तो इमानुअल कांट ने अपनी गैसियस हाइपोथेसिस दी। वायवीय राशि परिकल्पना, वायवीय राशि परिकल्पना को प्रस्तुत करते हुए वे बताते हैं कि अर्थ एंड अदर प्लैनेट originate from a rotating nebular mass of gas। अर्थ और यानी पृथ्वी और विभिन्न ग्रहों का जो निर्माण हुआ है वह एक घूमती हुई निहारिका से हुआ है जो गैस से बनी हुई, यानी गैस से बनी हुई एक निहारिका से इसका निर्माण हुआ है। इस थ्योरीज के अंदर वो बताते हैं कि कुछ प्रीमोर्डियल मैटर्स जो थे वो यूनिवर्स में घूम रहे थे, उसमें न्यूटन के लॉज ऑफ ग्रेविटेशनल के द्वारा वहां पर यानी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उसमें आकर्षण होता है। जैसे जैसे आकर्षण होता है जितने भी जो प्रीमोर्डियल मैटर्स है वो आपस में जुड़ते जाते हैं, निहारिका की जो स्पीड है वो बढ़ती जाती है और उसमें से 9 रिंग्स अलग होती हैं और जो 9 रिंग्स अलग होती है उससे हमारे विभिन्न ग्रहों का, विभिन्न प्लैनेट्स का निर्माण हुआ है। फिर इनके बाद नेक्स्ट जो थ्योरी आई, ये थ्योरी जैसे कि ये जो थ्योरी आई थी ये 1749 के अंतर्गत बफन ने विचार दिया। उसके बाद आए थे कांट, कांट ने अपनी थ्योरी 1855 में दी। कांट के बाद नेक्स्ट जो थ्योरी आती है वो आती है नेबुलर हाइपोथेसिस। जो नेबुलर हाइपोथेसिस है उसकी अगर हम बात करें तो नेबुलर हाइपोथेसिस का जो विचार है वो दिया था लाप्लास दी मार्क्वीज। यानी लाप्लास जो थे उन्होंने अपनी निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत की और इस निहारिका परिकल्पना के माध्यम से उन्होंने इमानुअल कांट की जो थ्योरी थी उसमें जो ड्रॉबैक्स थे उन ड्रॉबैक्स को दूर करने का प्रयास किया। तो लगभग 1896 में इन्होंने अपनी इस थ्योरीज को दिया और इनकी जो बुक का नाम था वो था एक्सपोजिशन टू द सिस्टम डू मोंडे सकते हैं। तो इस प्रकार से मुंडे यानी उसको मुंडे जो शब्द है वो उस समय विश्व के लिए प्रयुक्त किया जाता था। तो एक्सपोजिशन टू द वर्ल्ड सिस्टम इनकी पुस्तक का नाम था और उसमें इन्होंने निहारिका परिकल्पना को प्रस्तुत किया। तो अभी तक हमने 3 थ्योरीज को पढ़ा। सबसे पहले विचार दिया कास्ट द बफन, ठीक है, उसके बाद इमानुअल कांट आए और उसके बाद आए लाप्लास। ठीक है, हम थ्योरीज को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। थ्योरीज को हमने 2 भागों में किस प्रकार से डिवाइड किया कि कुछ थ्योरीज तो ड्यूलिस्टिक होती है और कुछ होती है मोनेस्टिक, जहां पर एक ही निहारिका या एक ही तारे से विभिन्न ग्रहों के निर्माण को बताया जाता है, तो वो थ्योरीज कहलाती है मोनेस्टिक। और जहां पर 2 या 2 से अधिक तारों से मिलकर रचना बताई जाती है तो वो कहलाती है आपके ड्यूलिस्टिक। तो इस प्रकार से 2 प्रकार की थ्योरीज का वर्णन किया जाता है इस प्रकार की थ्योरीज में। आइए जान लाप्लास अपनी थ्योरीज में क्या कहते हैं। मैंने कहा कि कांट
की थ्योरीज में जो ड्रॉबैक्स थे उनको दूर करने के लिए उन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस को प्रस्तुत किया। यानी उन्होंने बताया कि पहले से ही एक निहारिका घूम रही थी। तो वो कहते हैं इंटेंसली हॉट एंड रोटेटिंग नेबुलर गैसियस मास कूलेड, यानी पहले से ही एक ऐसी गैस की बनी हुई निहारिका थी जो धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। फिर कहते हैं कि रोटेशन एंड सब्सिक्वेंटली इट्स centrifugal force increase further due to decrease in volume of the mass। वो कहते हैं कि जैसे जैसे वो घूम रही थी वो ठंडी हो रही थी। तो ठंडी किस प्रकार से हो रही थी? तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार से जो पृथ्वी घूम रही थी, रोटेट हो रही थी, या जो निहारिका घूम रही थी, तो उसका जो बाहर वाला जो हिस्सा है वो क्या हो रहा था? वो कूलर हो रहा था, वो ठंडा हो रहा था। तो ठंडा होने के साथ साथ जब कोई भी वस्तु इस प्रकार से ठंडी हो जाती है तो बाहर का हिस्सा ठंडा हो गया, यानी सूख गया, और अंदर का हिस्सा अभी भी गर्म है। तो निहारिका का जो बाहरी हिस्सा था जो ठंडा हो चुका था, तो ठंडा होने के कारण वो इस मूल जो पदार्थ है, जैसे कि किसी हम बात करें किसी फल, और फल के बाहर का जो छिलका जब सूख जाता है तो वो उससे धीरे धीरे टूटकर अलग हो जाता है। जैसे कि हम प्याज का उदाहरण दे सकते हैं। तो ऑनियन के ऊपर से जो ऊपर से जो छिलके उतरते हैं, उसी प्रकार से इस निहारिका का एक छिलका वहां से निकल गया। तो इस प्रकार से टोटल वहां से 9 इस प्रकार के टुकड़े ठंडे होते गए और उससे बाहर निकलते गए, और उससे हमारी विभिन्न ग्रहों का निर्माण। वो कहते हैं कि ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ए रिंग ऑफ मास सेपरेटेड आउट ऑफ नेबुला एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्लैनेटरी बॉडीज। यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण एक रिंग, एक छल्ला जो नेबुला से जुड़ा हुआ था, ये छल्ला, तो ये छल्ला जो है उससे अलग हो गया। अब किस प्रकार से हो गया? इससे पहले हमें सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपेटल फोर्स को हम देख सकते हैं। देखिएगा, दो फोर्स जो होते हैं वो दो प्रकार से वर्क करते हैं। दो प्रकार से किस प्रकार से वर्क करते हैं कि अगर मैं कहूं कि ये यहाँ पर गोला है और ये तेजी से घूम रहा है, ठीक है। एक बल तो क्या करता है कि जब वो घूमता है तो वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है, ठीक है। और एक बल ऐसा होता है कि कोई भी वस्तु, जैसे कि हम तेजी से घूमते हैं तो हमारे बाल जो होते हैं सिर के, वो सीधे हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार का जो होता है उसे हम कह सकते हैं कि ये अभिसारी, ठीक है। और ये हो गया अपसारी, यानी जैसे जैसे कोई चीज घूमती है तो सारी चीजें बीच में आती है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें कि अगर बिलौना मशीन या दूध में से या दही में से जब मक्खन निकालने की जो प्रक्रिया होती है, तो उसमें तेजी से जब घूमते हैं, उसमें से उस मशीन को चलाते हैं या किसी मिक्सर को चलाते हैं, तो सारे के सारे जो पदार्थ होते हैं उसमें एक बीचों बीच के हिस्से में इकट्ठे होते रहते हैं। एक वही जो भाग है, हमने तेज गति से खुले बर्तन में अगर ग्राइंडर हैंड ब्लेंडर को चलाया तो दूसरे सारे जो पदार्थ है वो बाहर निकल रहे हैं। तो इसमें से कह सकते हैं कि बाहर निकल रहे हैं और इसमें से अंदर की तरफ आ रहे हैं। जब इस प्रकार से बाहर निकलने वाली जो स्थिति होती है तो उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल के अंतर्गत क्या होगा? इसे केंद्रोपसारी, क्या होगा? केंद्रोपसारी या केंद्र अपसारी, केंद्र से दूर होते हुए। तो विभिन्न पदार्थ जो है कि ये निहारिका थी, और निहारिका में से जो छल्ले थे वो तेज घूमती हुई जो निहारिका थी उससे अलग हो गए। तो इस प्रकार से जब अलग होते हैं, जैसे कि हमारे गीले बाल हो, अगर हम झटके से इसको गर्दन को घुमाए तो हमारे सिर के ऊपर से जो बाल के ऊपर लगी हुई जो बूंदे हैं वो हमसे काफी दूर चली जाएगी। तो इस प्रकार का जो वर्क रहेगा उसे कहते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल। और सेंट्रीपेटल जो फोर्स रहेगा, केंद्राभिमुखी बल
तो केंद्राभिमुख बल में क्या होगा कि हम किसी को चुंबक जिस प्रकार से भारी पदार्थों को अपनी ओर खींचती है, तो इस प्रकार से विभिन्न पदार्थ जो है हमारी तरफ खींचे चले जाएंगे। तो इस प्रकार से नेबुलर हाइपोथेसिस के बिहाफ पे उन्होंने अपनी थ्योरीज को कंप्लीट किया। यहाँ पर हमने इन थ्योरीज को पढ़ा, तो इन थ्योरीज के अंतर्गत हमने देखा कि ये जितनी भी ये थ्योरी थी उसमें एक निहारिका बताई गई है और एक निहारिका से विभिन्न जो प्लैनेट है बने हैं। तो इस प्रकार की जो थ्योरीज होती है, इन थ्योरीज को हम मोनेस्टिक हाइपोथेसिस कहते हैं। और वहीं दूसरी तौर पर दूसरी जो हाइपोथेसिस होती है जिसमें दो या दो से अधिक तारों का योग माना जाता है पृथ्वी के निर्माण में, उन्हें कहा जाता है द्वैतवादी परिकल्पनाएं या ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस। ठीक है, ये ड्यूलिस्टिक है, ये आपके मोनेस्टिक हो जाएगा, और यहां पर जो आएगी यहां पर ये हो जाएगी ड्यूलिस्टिक। ड्यूलिस्टिक वे हैं जहां पर दो या दो से अधिक तारों को बताया गया है कि पृथ्वी के निर्माण में दो या दो से अधिक तारों का योग रहा है। तो इसी स्थिति में और इसी श्रेणी में हम बात करते हैं। सबसे पहली जो थ्योरी है वे है प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस, जिसे हिंदी में कहा जाता है ग्रहाणु परिकल्पना, ग्रहों के अणु। तो विभिन्न ग्रहों के अणु मिलकर विभिन्न प्लैनेट की रचना का निर्माण करते हैं। तो इसमें सबसे पहले चैम्बरलिन तथा मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना आती है। अब ये ग्रहाणु परिकल्पना क्या कहती है, तो टीसी चैम्बरलिन एंड एफ.आर. मोल्टन ने इसे प्रस्तुत किया और इसमें वे बताते हैं ए स्टार पास्ड बाय द सन एंड ड्रू आउट सम मटेरियल। ये ड्रू आउट सम मटेरियल यही हमारे प्लैनेटिसिमल्स है, which later condense into planetary bodies। तो ग्रहाणु परिकल्पना में वो कहते हैं कि ब्रह्मांड की जो रचना हुई है वो किसी एक निहारिका से नहीं हुई, बल्कि ग्रहों का निर्माण दो बड़े तारों के संयोग से हुआ है। अब किस प्रकार से होता है, तो वो बताते हैं कि ब्रह्मांड में कह सकते हैं कि दो तारे थे, एक मुख्य तारा और एक उसका साथी तारा। जब ग्रहों का निर्माण हुआ उस समय या उससे पूर्व सूर्य न तो गर्म था और न ही गैस का बना हुआ था, बल्कि वह ठोस कणों से बना हुआ गोल व ठंडा था। यानी प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस कहती है कि जो सूर्य है वो गैस का गोला नहीं है, वह ठोस था। ठीक है, तो ब्रह्मांड में जब एक दूसरा तारा इस सूर्य के पास आया, तो जो तारा सूर्य के पास आता है उसकी आकर्षण शक्ति से सूर्य के धरातल से बहुत सारे तत्व बाहर निकल जाते हैं, और जो तत्व बाहर निकलते हैं उन्हें वो कहते हैं प्लैनेटिसिमल। इसको यहां पर हम समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए ये हमारा है सूरज, और सूरज के पास से यहां से एक बड़ा सा स्टार पास हो रहा है। जैसे ही वो स्टार इस तरफ जा रहा है, मान लीजिए ये इस दिशा में जा रहा है, सूर्य के जैसे ही वो पास आएगा तो सूर्य के पास में से जब भी आएगा तो कुछ पदार्थ जो है जिन्हें वो प्लैनेटिसिमल कहते हैं है या ग्रहाणु कहा जाता है, ये जो ग्रहाणु है वह इसके साथ खींचे चले आते हैं, जिसे वह प्लैनेटिसिमल कहता है। और यही जो प्लैनेटिसिमल है, ग्रहाणु है, वे भावी ग्रहों के आधार बने, यानी ये बेस है जो विभिन्न ग्रहों को निर्मित करता है। फिर धीरे धीरे ये जो ग्रह थे, ये जो प्लैनेटिसिमल थे, वो जुड़ते गए और जुड़ने के बाद उनसे क्या बना, हमारे
प्लैनेट्स बने। ठीक है, तो इस प्रकार की हाइपोथेसिस देते हैं चैम्बरलिन एंड मोल्टन। नेक्स्ट है आपके प्लैनेटेसिमल जो हाइपोथेसिस थे, ये थी 1905 में, 1905 में। ठीक है, ये थी हमारे 1855, ये हो जाएगी 1896। और नेक्स्ट जो हाइपोथेसिस है वो है टाइडल हाइपोथेसिस, यानी ज्वारीय परिकल्पना। ज्वारीय परिकल्पना, टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन्स। ठीक है, तो जेम्स जीन्स ने अपनी ये टाइडल हाइपोथेसिस दी और जेफरी ने इसके अंदर कुछ चेंजेस लाए। तो ये कहता है कि टाइड्स ऑफ गैसियस मास फ्रॉम द सन created as a result of higher gravitational force from an approaching star condense form। ठीक है, शॉर्ट में इतना लिखा गया है, विस्तार में मैं बताता हूं। ये कहते हैं कि पहली बात तो ये ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस है और ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस में दो से अधिक तारों के संयोग से पृथ्वी के ग्रहों का निर्माण होता है। वो कहते हैं कि ये एक स्टार था और इसके साथ से पास में से एक दूसरा स्टार यहां से मूव करता है। ठीक है, ये मान लीजिए दूसरा स्टार। ठीक है, और जब ये सूर्य से, यानी ये हमारा सन है और सन के पास में से गुजरेगा तो इसमें से कुछ पदार्थ बाहर निकलेंगे, और जो पदार्थ बाहर निकलेंगे तो वह एक सिगार के रूप में, सिगार यानी एक बड़ी सी सिगरेट का रूप, जो इस प्रकार से तस्तरी के रूप में, या किनारे पतले होते हैं और बीच में से मोटा होता है, तो ऐसा एक सिगार जैसा पदार्थ बाहर निकलता है जिसे वे कहते हैं फिलामेंट। तो फिलामेंट इससे अलग हो गया, सूरज से अलग हो गया। क्यों अलग हो गया? क्योंकि जो साथी जो तारा था वो इसे खींच रहा था। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि ये पदार्थ सूर्य से तो अलग हो गए, लेकिन जब इससे जुड़ते, इससे पहले तारा क्या था, वो आगे चला गया। तो ये जो फिलामेंट था ये क्या हो गया, यहाँ बीच में ही अटक गया। जो फिलामेंट बीच में से अटक गया वो धीरे धीरे टूट गया, गोल हो गया और उससे विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ। यानी हमारे अगर ग्रहों की रचना देखें तो सूर्य से जैसे जैसे दूर जाएंगे आपको छोटे ग्रह, बीच में बड़े ग्रह, फिर वापस छोटे छोटे ग्रह देखने को मिलते हैं। तो ऐसे हमारे प्लानेट की रचना हुई है, ऐसा वो कहते हैं जेम्स जीन्स एंड जेफरी। नेक्स्ट हाइपोथेसिस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाइपोथेसिस। ये दी थी ऑफवेन के द्वारा, प्रपोज्ड बाय डॉक्टर हैंस ऑफवेन। ये कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अराउंड द सन, यानी सूर्य के चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का घेरा था, जिसने उसके चारों तरफ से डस्ट और गैसेस पदार्थों को आकर्षित किया। The dust and gaseous mass revolve around the sun and condense into planet। सूर्य और सूर्य के चारों तरफ जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो फील्ड था उसने, यानी चुंबकीय फील्ड था, उसने सूर्य से कई पदार्थों को अपनी ओर खींचा और वो सूर्य से अलग हो गए। जो अलग हुए वे धीरे धीरे कंडेंस होते गए और प्लैनेट बनते गए। At the later stage, the planet grew their own magnetic field around them। धीरे धीरे जो पदार्थ अलग हुए उनका खुद का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन गया और ऐसे हमारे प्लैनेट की रचना हुई। ये ऑफेन कहते हैं। नेक्स्ट जो हाइपोथेसिस है वो है बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, द्वितारक सिद्धांत या दो तारों का सिद्धांत, यानी
ग्रहों की रचना में दो तारों का संयोग रहा। ये कहते हैं कि सूर्य के पास दो तारे थे। ये आपके रसेल ने दी थी। रसेल की हाइपोथेसिस है। ये कहते हैं कि प्राचीन समय के सूर्य के पास ही दो तारे थे। सर्वप्रथम जो सूर्य का एक साथी तारा था वह सूर्य के चारों ओर चक्कर काट, फिर उसके बाद एक और तारा आया, लेकिन उसकी जो दिशा थी वह साथी तारे की दिशा के विपरीत थी। इस प्रकार से उस साथी तारे की जो आकर्षण शक्ति से मुख्य तारे यानी कंपेनियन जो स्टार था उसमें कुछ टाइड्स उत्पन्न हुए, कुछ ज्वार आए, और जो अप्रोचिंग स्टार जो था उसने उसमें से कुछ पदार्थों को बाहर निकाला। इस चित्र के माध्यम से हम देखते हैं। वो कहते हैं कि एक तो था आपका सूरज का कोई रोल नहीं बताता ये बाइनरी स्टार में। सन के अराउंडिंग मान लीजिए कि इस वे में यहाँ पर एक कंपेनियन स्टार है, ठीक है, और ये इस दिशा में जा रहा है, और इससे ठीक विपरीत दिशा में यहाँ पर एक दूसरा अप्रोचिंग स्टार आया। जो अप्रोचिंग स्टार साथी तारे से यहाँ से उसने क्या किया, इसमें से कुछ टाइड्स बाहर निकाले। इसकी आकर्षण शक्ति से इसमें से कुछ पदार्थ इस बड़े वाले तारे की तरफ चले गए, और ये जो बड़े वाले पदार्थ जो बाहर निकले और उनसे धीरे धीरे विभिन्न ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हुआ, ऐसा रसेल कहते हैं। और रसेल के साथ जो लिटिलटन थे उन्होंने भी इसी बात को स्वीकार किया है, ठीक है। तो हॉयल एंड लिटिलटन ने इस प्रकार से इसी थ्योरीज को आगे बढ़ाया, और इसकी जो लिटिलटन की जो थ्योरीज थी वो कहलाती है न्यूक्लियर फिजिक्स थ्योरीज के नाम से जानी जाती है। इन्होंने एक बुक का नाम बुक लिखी थी जिसको कहा जाता है नेचर ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। तो उन्होंने जेम्स की जो थ्योरीज थी उसको चेंज किया, उसमें जितने भी जो आवश्यक परिवर्तन करने थे उन परिवर्तनों को उन्होंने किए। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है सुपरनोवा हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय हॉयल एंड लिटिलटन। हॉयल एंड लिटिलटन ने, मैंने बताया अभी कि वो दोनों गणितज्ञ थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, और उन्होंने अपनी थ्योरीज को बताया कि जो सूर्य था उसके पास से एक कंपेनियन स्टार जो चल रहा था उसे उन्होंने नोवा कहा, सुपरनोवा थ्योरी, ठीक है। अब सुपरनोवा किस प्रकार से कहता है कि सूर्य के पास, जैसे कि ये सन है और सन के पास, ये मान लीजिए ये सन है और सन के ठीक पास एक स्टार है, उसको उन्होंने कहा, इसको कंपेनियन स्टार भी कह सकते हैं या नोवा कहा, इन्होंने वर्ड दिया इसको नोवा। तो ये जो नोवा है उस नोवा में विस्फोट होता है, और विस्फोट से जो पदार्थ बाहर निकलते हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने लगते हैं, और उससे हमारे विभिन्न ग्रहों का निर्माण होता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस, ठीक है। ये ऑटो शिम्ड जो रशिया के थे और कॉल वाइजर जो जर्मनी के थे उन्होंने प्रस्तुत की। इसे हम इंटरस्टेलर डस्ट थ्योरी भी कहते हैं, अंतर तारक धूल परिकल्पना। इन्होंने 1943 में इस हाइपोथेसिस को बताया, और बताया कि विभिन्न, पहले प्राचीन समय में कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में कई पदार्थ या गैस या धूल के कण फैले हुए थे, और कहा जाता था, उन्होंने बताया कि इन गैस के कणों की जो रचना है वो विभिन्न उल्काओं व तारों से निकले हुए पदार्थों से हुई। जब सूर्य आकाशगंगा के पास से निकल रहा था तो उसने अपनी आकर्षण शक्ति से इन गैस के बादलों को और धूल के कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यानी वे निहारिका में पहले से थे, लेकिन सूर्य ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया, और ये जो पदार्थ थे वो धीरे धीरे अब सूर्य के चारों ओर चक्कर निकालने लगे और धीरे धीरे
इकट्ठे होने के बाद उन्होंने प्लैनेट की रचना की। तो ये कहता है कि द सन वाज सराउंडेड बाय सोलर नेबुला containing hydrogen, helium, and dust. The friction and collision of particles led to the formation of a disc-shaped cloud. यानी धीरे धीरे जब सूर्य ने निहारिका से इन पदार्थों को अलग किया तो इस प्रकार से एक डिस्क शेप क्लाउड का यानी धूल के बादल का निर्माण हुआ। बीच में आपका जो सन है वो इस प्रकार से, और चारों तरफ क्या हुए, धूल के बादल बन गए। द प्लैनेट वर फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रिएशन फ्रॉम द क्लाउड। फिर धीरे धीरे ये जो पदार्थ थे वो धीरे धीरे इकट्ठे होते गए और हमारे प्लैनेट की रचना होती है। नेक्स्ट जो हाइपोथेसिस है वह लास्ट हाइपोथेसिस है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी ये सबसे लेटेस्ट जो थ्योरी है या फिर लेटेस्ट जो थ्योरीज है उसमें काउंट होती है। तो इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इस प्रकार की बात को सबसे पहले एडविन हबल ने कहा कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, ब्रह्मांड के विस्तार की थ्योरी। एडविन हबल ने 1920 में बताया और उसने कुछ सबूत प्रस्तुत किए कि यूनिवर्स जो है वो फैल रहा है, यानी ब्रह्मांड जो है वो फैल रहा है। आज से 13.7 वर्ष पहले ये घटना घटित हुई। रफली इसे 15 करोड़ वर्ष कहा जाता है। एक्सप्लोजन ऑफ ए स्मॉल वास at the extremely high density and temperature led to the origin of the universe। जब इसमें विस्फोट होता है, विस्फोट होने के बाद जो हाई डेंसिटी एंड टेम्परेचर के कारण विभिन्न प्रकार के जो ग्रहों के हैं निर्माण होते हैं। द कंपेंसेशन स्टिल कंटिन्यूज, यानी ये जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी रहती है। सम एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैटर। इनमें से जो ऊर्जा बाहर निकलती है वे ठोस पदार्थों में बदलती जाती है। There was a rapid expansion within the fraction of a second after Big Bang and the thereafter, यानी ये घटना लगातार इस प्रकार से चलती। इस थ्योरीज के बारे में हम समझते हैं। कहते हैं कि आज से लगभग 15 अरब वर्ष पहले ज्यादा डेंसिटी यानी घने पदार्थों की विशाल अग्निपीठ यानी फायरबॉल था। एक फायरबॉल डेंसिटी काफी अधिक थी और इसमें क्या हुआ, विस्फोट होता है। जो विस्फोट होता है उस विस्फोट को क्या कहा जाता है, बिग बैंग। और इसमें से जो पदार्थ बाहर निकलते हैं उन्हें नॉर्मल मैटर्स कहा जाता है। जो नॉर्मल मैटर्स होते हैं वे धीरे धीरे, कुछ ब्लैक मैटर्स होते हैं, कुछ नॉर्मल मैटर्स हैं। आपको इतना ही याद रखना है कि ये जो पदार्थ है जो इसमें से बाहर निकलते हैं वे बेस होते हैं अलग अलग प्लैनेट। ये धीरे धीरे आपस में जुड़ते गए, आकार बढ़ता गया। जैसे जैसे आकार बढ़ा आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से धीरे धीरे आकाश गंगाएं हैं वो फैलने लगी। ठीक है, फैलने लगी और आज भी फैल रही है। फिर धीरे धीरे आकाश गंगाओं में भी भयंकर विस्फोट हुआ। उसमें से भी कई पदार्थ इस प्रकार से बाहर निकले। जो पदार्थ बाहर निकले वापस जुड़ते गए, नई निहारिका बनी और वापस उसमें विस्फोट होने लगे। तो इस प्रकार से ये जो प्रोसेस है आकाशगंगा का बनना, उसमें विस्फोट होना, विभिन्न पदार्थों का बिखरना, वापस जुड़कर नई निहारिका बनना, ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। और जो विस्फोट होता है उसे हम बिग बैंग कहते हैं। तो ये आपके पूरा सिद्धांत है जिसे बिग बैंग या स्फीति सिद्धांत के नाम से जानते हैं। धन्यवाद।